गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 3 के साथ। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में सर्कुलर मोशन के दो एक्सेलरेशंस के बारे में बताया था। एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, एक सेंट्रीपिटल और एक था आपका टेंजेंशियल, और इन दोनों के रिजल्टेंट को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग वहां से आगे देखेंगे। इसके अलावे जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिया था उस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। तो सबसे पहले देखो यहां पे क्या है कि मान लो ये आपका एक सर्कुलर पाथ है जिसपे एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, और इसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, और इसके पास दो दो एक्सेलरेशन हो रहे थे। कौन कौन से? एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा था आपका AT, और एक हो रहा था सेंटर की तरफ AC, है ना। AT क्या था बच्चों? तो AT था आपका, AT का फॉर्मूला आया था अल्फा इंटू आर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन की बात करें तो वो आ गया था UT। अल्फा इंटू आर हो गया मैग्नीट्यूड, और UT हो गया टेंजेंट के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है जो कि उसके डायरेक्शन को दे रहा है। और AC क्या हुआ बच्चों? तो AC का फॉर्मूला आया था ओमेगा स्क्वायर्ड आर, है ना, और यहां पे था माइनस UR। माइनस UR का मतलब हो गया सेंटर की ओर। देखो सेंटर की ओर, UR यानी यूनिट वेक्टर सेंटर से बाहर की ओर था, तो ये हो जाएगा सेंटर की ओर। तो हम लोग ये दो एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए थे, और जो अपना नेट एक्सेलरेशन था वो इन्हीं दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट था, AT प्लस AC का। आ रही है बात समझ में? तो इसको हमने 4 नाम दिया था, 4 नेम्स इसके थे। एक तो सिंपल एक्सेलरेशन, दूसरा ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, तीसरा लीनियर एक्सेलरेशन, या इसको नेट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। दोस्तों, ये जो आपका AC है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका एक और नाम कभी कभी लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है ना। और ये तो खैर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही कहलाएगा, क्योंकि रेडियस के लॉन्ग लगता है, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन है। अब एक बात सोचो कि आखिर पार्टिकल को यहां पे दो दो एक्सेलरेशन या दो कंपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन A है, आखिर इसके दो पार्ट क्यों हैं, AT और AC? इसकी वजह अपने को जाननी होगी कि A के दो हिस्से क्यों हैं, AT और AC। तो सुनो, अभी मैं बताऊंगा कि AT और AC का काम क्या है। जब कभी भी सर्कुलर मोशन होता है, अब देखते जाओ, एक्सेलरेशन का काम क्या है? एक्सेलरेशन का काम है टू चेंज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या करता है बच्चों? वेलोसिटी को चेंज करता है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो सकते हैं। तो हो सकते नहीं है, होते ही है। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर बात होगी वेलोसिटी के चेंज करने की, तो आपको वहां पे दो ऑप्शन आएगा, या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करें, और क्या चेंज कर सकते हैं? डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोग को यहां पे ये बात तो समझ में आ रही है कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदला जा सकता है और डायरेक्शन भी बदलना है। ठीक है। तो अब देखो, ये दो काम हो गया। हमें सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के इन दो पैरामीटर्स को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, अगर दो काम है तो मेरे पास दो सर्वेंट है। दो काम करवाना है तो अपने पास दो सर्वेंट है। एक सर्वेंट एक काम करेगा, दूसरा सर्वेंट दूसरा काम करेगा। तो ये मान लो कि ये जो एक्सेलरेशन है, यानी ये आपका है नेट एक्सेलरेशन, ये मालिक हो गया। ठीक है। और इसके दो सर्वेंट कौन कौन से? AT और AC। और इसने इन दोनों काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन AT एंड AC। एकदम आराम से आप याद कर सकते हो। इसमें से AC का रोल है बच्चों, जो सेंटर की ओर लग रहा है, उसका रोल है
टू चेंज द डायरेक्शन, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम है डायरेक्शन को बदलना, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने का। क्योंकि तुम देखो हर जगह वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना डायरेक्शन के हिसाब से, टेंजेंट के अलॉन्ग होती है तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो जो आपका एसी है उसका रोल है, सेंट्रीपिटल का रोल है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन, और इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने की बात आएगी। यानी आपका जब सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बदलने की जो जिम्मेवारी होगी वो किसकी होगी? वो होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज एटी की। और ये कहोगे कि सर कैसे पता लग गया आपको? ये फॉर्मूला से ही पता लग रहा है भाई। ये जो अल्फा है, एटी किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा पे। और अल्फा अगर है तो ऑटोमेटिकली अल्फा किसको चेंज करेगा? ओमेगा को। ओमेगा को चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर आता है, तो v की मैग्नीट्यूड बदल जाएगी। अभी हम लोग बात करेंगे, फिलहाल तुम पहले ये समझो। अभी मैं ये भी प्रूव करूंगा कि आखिर 18 ने मैग्नीट्यूड को ही चेंज क्यों किया और डायरेक्शन की जिम्मे उसके ऊपर क्यों गया। तो बच्चों 80 जो है उसका काम है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना, और AC का काम क्या हो गया? डायरेक्शन को चेंज करना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले 80 के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे, फिर हम लोग AC की बात करेंगे, फिर आगे काम करते हैं। तो इसको राइट डाउन कर लो पहले। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे हम लोग कि इट इज डायरेक्टेड, ये आपका हमेशा डायरेक्टेड होगा along टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग डायरेक्टेड होगा। दोस्तों 80 का जो वैल्यू है, जैसा कि तुमने देखा अभी कुछ देर पहले ही, अल्फा इंटू आर इंटू यूटी। तो यूटी से डायरेक्शन पता चल रहा है हम लोग को। हाँ, 80 का जो मैग्नीट्यूड है वो है अल्फा इंटू आर। क्लियर? अब देखते जाओ अब क्या करेंगे हम लोग। सो 80 इज इक्वल टू अल्फा को क्या लिख सकते हैं? तो आपको याद होगा डी ओमेगा बाय डी टी इंटू आर। देखो वेक्टर तो ये है ना, बाकी ये दोनों तो अब स्केलर है, डायरेक्शन इनके पास तो है नहीं। डी ओमेगा बाय डी टी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड हो गया। या अगर आर को अंदर भेज दें बच्चों, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो आर बाहर भीतर कहीं भी जा सकता है, तो डी और ये हो जाएगा ओमेगा इंटू आर अपॉन डी टी। अब आपको याद होगा बच्चों, आपको याद होगा कि हमने ये आपको पहले ही बताया था v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, जहां पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? स्पीड, है ना, स्पीड। तो स्पीड यानी लीनियर स्पीड जो होता है बच्चों, आप याद करो मैंने प्रूव किया था शुरुआत में ही। तो लीनियर स्पीड इक्वल्स टू होता है ओमेगा इंटू आर। तो यहां जो ओमेगा इंटू आर है उसको हम लोग v लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो आपका है कैलकुलेट होके आ जाएगा 80 इक्वल्स टू dv बाई डी टी। 80 क्या आ गया बच्चों? dv बाई डी टी। और v क्या है? लीनियर स्पीड। v क्या है बच्चों? लीनियर स्पीड। तो यहां से देखो क्या पता लगा, 80 अल्टीमेटली, तो लीनियर स्पीड को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है 80 तभी होगा जब आपका स्पीड यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही होगी, क्योंकि 80 का संबंध रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड के साथ है, जैसा कि तुम देख रहे हो। जब जब आपका स्पीड कांस्टेंट होगा, जैसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है बच्चों, जैसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, आप ध्यान दो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुम्हें क्या बताया गया?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुम्हें बताया गया कि ओमेगा कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो आपका स्पीड भी क्या होगा बच्चों, स्पीड आपका हो जाएगा कांस्टेंट। और ओमेगा कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, तो ओमेगा कांस्टेंट होने से अल्फा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। और अल्फा के जीरो होने से क्या हो जाएगा, देखो अल्फा अगर जीरो हो गया तो आपका एटी भी क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे भी एटी का काम क्या है बच्चों, तो एटी का काम है स्पीड को चेंज करना, क्योंकि यहां से प्रूव होता है कि एटी इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। यहां से हम लोग बोल सकते हैं, यहां से हमें पता लग गया कि एटी का काम है सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलना, और इसकी वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मत बोल देना, ये ध्यान दो, ये क्या है, यहां एरो नहीं लगा हुआ है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल वाला हिस्सा। तो इसका मतलब एटी की वैल्यू जीरो होती है कब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्यों जीरो होती है, क्योंकि वहां ओमेगा कांस्टेंट होता है और लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब यह है कि एटी नॉन जीरो कब होगा, तो एटी नॉन जीरो यानी कुछ ना कुछ तभी होगा जब आपकी स्पीड बदल रही होगी। और स्पीड कब बदलती है बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो पहले से राइट डाउन करो, पहले से राइट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो, राइट डाउन करो। लिख लिया आपने, चलो देखते, यहां मैं लिख दे रहा हूं यहां मैं लिख रहा हूं एटी विल बी, हर एक पॉइंट को आपको याद रखना होगा, विल बी नॉन जीरो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म motion where omega and linear speed are changing। तो बच्चों ये नॉन जीरो तभी होगा जब आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, क्योंकि वहां पे ओमेगा और लीनियर स्पीड दोनों बदल रहे होंगे। क्लियर है, चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज एसी। किसकी बात करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। इसके बारे में हम लोग क्या समझेंगे, तो इसके बारे में यह समझेंगे दोस्तों कि ये पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। बिल्कुल, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन कैसा भी हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, डायरेक्शन तो बदलना ही बदलना है। और ये दोनों जगह ये मौजूद होता है। कहोगे कैसे, तो वो इसके फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला क्या आया था बच्चों, तो इसका फॉर्मूला आया था AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर्ड आर और यू आर यूनिट वेक्टर माइनस। इसका मतलब यह हुआ कि एक तो इसका मैग्नीट्यूड, तो AC का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर देखें AC का, तो वो तो हो गया सिर्फ ओमेगा स्क्वायर्ड आर। तो भाई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे या नॉन यूनिफॉर्म करे, सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है पार्टिकल, यूनिफॉर्म करे या नॉन यूनिफॉर्म करे, माने ओमेगा कांस्टेंट रहे या ओमेगा वेरिएबल रहे, ओमेगा रहेगा तो सही। तो ओमेगा अगर रहेगा तो AC पक्का है, रहेगा ही रहेगा, क्योंकि AC का वैल्यू अल्टीमेटली ओमेगा पे डिपेंड करता है। AC इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि ओमेगा बदल रहा है कि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा होना चाहिए, देखो ना फॉर्मूला में। तो इसका मतलब है AC हर प्रकार के सर्कुलर मोशन में मौजूद है, और हर प्रकार के सर्कुलर मोशन में एक काम पक्का होता है, वो ये कि वेलोसिटी का डायरेक्शन पक्का बात है चेंज हो रहा होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो, लेकिन डायरेक्शन पक्की बात है चेंज हो रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ तो कि ये डायरेक्शन बदलने का काम निश्चित तौर पे किसका है, AC, क्योंकि AC ही वो एक्सेलरेशन है जो हर प्रकार के सर्कुलर मोशन में क्या रहता है, मौजूद रहता है। आई बात समझ में, तो ये लॉजिक हमने दिया, और इसके हिसाब से हम लोग यहां कह सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ड्यूरिंग एनी सर्कुलर मोशन, कोई भी सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये पक्का होगा, एनी सर्कुलर मोशन। आ रही है बात समझ में? एक तो पहला पॉइंट ये। उसके बाद ये खुद इसका डायरेक्शन किधर होता है बच्चों? तो माइनस यू आर मतलब सेंटर की ओर, क्योंकि यू आर का डायरेक्शन आपको याद होगा सेंटर से बाहर था, तो माइनस यू आर सेंटर की ओर। तो इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है बच्चों? तो ये AC का आपका मैग्नीट्यूड हुआ, जो कि AC हर सर्कुलर मोशन में होना ही है। अब इसके मैग्नीट्यूड को एक और तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, जैसा कि आपको याद है कि हम लोग AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R को, हम लोग को याद है बच्चों कि जो आपका ओमेगा और स्पीड में क्या रिलेशन होता है? V इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। लीनियर स्पीड इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस। तो यहां से R को उधर भेज दोगे तो जहां ओमेगा है वहां लिख सकते हो बच्चों V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R, लिख सकते हैं ना? तो ऐसा लिखने से क्या हो गया? ऐसा लिखने से देखो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, क्योंकि नीचे भी R स्क्वायर होगा, एक R इससे कट गया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जो AC है, AC की वैल्यू V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हो। तो AC के लिए दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। और क्या याद हुआ कि हर एक केस में, हर एक टाइप के सर्कुलर मोशन में AC होगा ही होगा। ठीक है ना? तो इसे लिख लो, वीडियो पॉज करो, इसे लिखो। चलो, तो आपने लिख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। उस पॉइंट को मैं यहां पे फिर से मेंशन कर दे रहा हूं, पॉइंट ये मेंशन कर दे रहा हूं कि AC विल बी नॉन जीरो फॉर बोथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन and non-uniform सर्कुलर मोशन। ये दोनों में ही नॉन जीरो होगा, क्योंकि दोनों जगह डायरेक्शन चेंज करने की बात तो होगी ही होगी। ठीक है बच्चों? चलो, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो और रिवीजन में भी आसानी हो। तो हम लोग सबसे पहले यहां सर्कुलर मोशन को तीन पार्ट में, तीन टाइप के सर्कुलर मोशन में बांटेंगे। कहोगे तीन टाइप कैसे हुआ? तो एक हुआ यूनिफॉर्म और दूसरा हुआ नॉन यूनिफॉर्म। अब फिर नॉन यूनिफॉर्म के दो टाइप। कहोगे कैसे? तो देखो, यूनिफॉर्म में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है और नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी बदलेगी। तो वेलोसिटी बदलेगी, कोई चीज चेंज होगा, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? चेंज में हो सकता है उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, हो सकता है उसकी स्पीड घट भी रही होगी। तो बढ़ना घटना दोनों हम लोग ले सकते हैं, है ना बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं कौन सा एग्जांपल लेने जा रहा हूं और तभी आपको समझ में आएगा। कंडीशन 1, और एक साथ में सारे पैरामीटर्स को लिखूंगा, आपको मजा आ जाएगा अभी। कंडीशन 1, पार्टिकल is performing uniform circular motion। पार्टिकल कैसे सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुम क्या क्या जानते हो? पहली बात, जो ओमेगा होगा वो होगा कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है? तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट,
तो ऑटोमेटिकली अल्फा हो गया आपका 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, तो अल्फा तो रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, वो 0 हो गया। अच्छा, अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो ये बदल रही होगी, चेंजिंग। कहोगे कैसे? तो भाई इसका मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा होगा। तो यहां मैंने एरो दिया है, इसका मतलब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी बदल रही होगी। अब बिना एरो के मैं सिर्फ v लिखूंगा तो ये हो गया स्पीड, स्पीड नहीं बदल रही होगी, ये बात पक्की है। ये स्पीड है, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। अब सुनते जाओ मेरी बात। क्या at वहां पे होगा? तो नहीं, जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो at हो गया 0, क्योंकि at का काम क्या है? मैग्नीट्यूड को बदलना। क्या वहां पे ac होगा? तो जवाब है यस, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल रहा है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने का रोल किसका है? ac का। और ac की वैल्यू ऐसे भी जानते हो कि v या ओमेगा के रहने से ही ac हो जाता है। तो ac का वैल्यू नॉन जीरो होगा, आइदर इसको ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो अगर ओमेगा दिया हुआ है तो, या आप लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर? तो इस केस में भाई एक बात बताओ, नेट एक्सेलरेशन कितना आया? तो पहले देखो, ए जो आपका है इसके दो कंपोनेंट होते थे, एटी और एसी, ठीक है? ए के यही दो कंपोनेंट होते थे। तो एटी अगर यहां 0 हो गया, ये अगर यहां पे 0 हो गया, तो A इक्वल्स टू ए सी। तो जो यहां पे आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वही आपका किसके इक्वल हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, यानी दूसरा पार्टनर ही नहीं है, ठीक है ना? तो जो AC है वही आपका काम करेगा किसका? नेट एक्सेलरेशन का, क्योंकि AT यहां पे क्या है? 0। अब इसके लिए अगर डायग्राम ड्रॉ करें, एक पाथ बना के इन चीजों को हम लोग दिखा देते हैं। मान लो एक सर्कुलर पाथ हमने ड्रॉ किया, तो ये जो सर्कुलर पाथ हमने ड्रॉ किया बच्चों, यहां पे देखते जाओ, ये हमने सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया है। तो किसी समय मान लो पार्टिकल यहां पे, तो सीधी सी बात है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, समझ गए? और एटी तो होगा नहीं। एसी किधर होगा? तो एसी होगा सेंटर की ओर, ऑलवेज। एसी हमेशा माइनस यू आर मतलब सेंटर की ओर ही होता है एसी। तो एसी आपका होगा सेंटर, चाहे कहीं भी रहे। यहां पे ही अगर करेंगे तो वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होगा, और एसी जो होगा वो सेंटर की ओर। ये बात आप हमेशा याद रखना। आ रही है ना बात समझ में, कि वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग और ये रेडियस के लॉन्ग, इसलिए तो इसका नाम रेडियल एक्सेलरेशन भी है। तो तुम कह सकते हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया, और जो AC है वही आपका नेट एक्सेलरेशन है। जो AC है वही तो नेट एक्सेलरेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों यहां पे, वी कैन से हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा किसके पे? वेलोसिटी पे, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। तो नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 का होगा। कब? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और यूनिफॉर्म में क्या क्या होता है वो तो तुम इधर देख ही सकते हो। और एसी ही रोल प्ले करेगा किसका? नेट एक्सेलरेशन का। ठीक है बच्चों, तो इसको जल्दी से राइट डाउन करो, फिर हम लोग कंडीशन नंबर 2 पे काम करते हैं। इसको लिखो जल्दी से। लिख लिया आपने? चलो अब बात करते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2, जो कंडीशन नंबर 2 है बच्चों, कंडीशन नंबर 2, इसमें हमारा पार्टिकल एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी फिर दो केस हो सकते हैं, आइदर स्पीड बढ़ रही होगी, आइदर स्पीड घट रही होगी। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह हुआ कि जो ओमेगा है वो वेरिएबल है, यानी ओमेगा का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा होगा, यानी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा होगा। ठीक है ना? तो इस हिसाब से अगर देखें तो वेरी का मतलब होता है बदलना, और बदलने का मतलब होता है आइदर बढ़ना और घटना, दोनों हो सकता है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग केस में स्टडी करते हैं। तो कंडीशन 2 में पहले हम लोग ले लेते हैं कि पार्टिकल
is performing non-uniform circular motion with increasing, है ना, पहला इंक्रीजिंग लेते हैं, इंक्रीजिंग स्पीड, विथ इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने क्या लिखा कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ इंक्रीजिंग स्पीड। अब इसमें लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले ओमेगा, तो भाई लिखोगे वेरिएबल, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो पक्की बात है ओमेगा भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि आप जानते हो ना, आप जानते हो V इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। अगर इसकी बढ़ने की बात हो रही है तो रेडियस को तो हम लोग खैर कांस्टेंट ही मानते हैं, तो अल्टीमेटली ओमेगा ही तो बढ़ रहा होगा भाई। तो इसलिए ओमेगा के बारे में हमने लिख दिया वेरिएबल, और ये क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अगर ओमेगा वेरिएबल है, ओमेगा है, तो ओमेगा के बदलने के रेट को ही तो अल्फा बोलते हैं। तो बच्चों इस बार हम लोग बोलेंगे अल्फा जो होगा वो होगा नॉन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ होगा, अल्फा होगा। क्लियर है? फिर आ जाओ लीनियर वेलोसिटी पे। तो भाई वेलोसिटी तो हमेशा बदलती है, पिछली बार सिर्फ उसका डायरेक्शन बदल रहा था, अब इस बारी जो है इसका मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। तो खैर हमने v के सामने क्या लिख दिया, वेरिएबल। सिर्फ v अगर हमने लिखा तो ये इसके मैग्नीट्यूड यानी स्पीड की बात कर रहा है, तो इसके बारे में हम लिख देंगे वेरिएबल। एक तो वो बदल रहा होगा वेरिएबल, और ये साइन दे देंगे ताकि ये पता लग रहा हो कि वो बढ़ रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे AT, तो AT क्या होता है बच्चों, तो AT होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो सीधी सी बात है, अगर स्पीड कांस्टेंट होती तब ना ये जीरो होता है, स्पीड बदल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका ये नॉन जीरो होगा, है ना, नॉन जीरो होगा। या AT बराबर आप लिख सकते हो अल्फा इंटू आर भी हो सकता है। AT का मैग्नीट्यूड अल्फा इंटू आर के बराबर होता है, वो भी हमने प्रूव कर रखा है। दूसरा AC, तो AC तो सदाबहार है, AC तो हमेशा रहता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन कोई सा भी हो, डायरेक्शन तो वेलोसिटी का बदलना ही है, और डायरेक्शन बदलने की जिम्मेवारी किसकी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो ये आपका नॉन जीरो होगा ही होगा। इस केस में भी आप ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो या V स्क्वायर बाई आर लिख दो, यानी नॉन जीरो होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब देखो, अब इस केस में बच्चों डायग्राम बहुत मजेदार बनने वाला है, वो सब देखो कि कैसे कैसे इसको हम लोग पाथ पे शो कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यहां पे बच्चों एक बात समझो, सबसे पहली बात कि ये मान लो कि हमने एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब एक सर्कुलर पाथ अगर हमने ड्रॉ कर लिया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। अगर हमने सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लिया तो किसी टाइम पे पार्टिकल जो है इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे मान लो, किसी पॉइंट पे मान लो आप, और आपको पता है कि वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलॉन्ग होनी है, तो यहां पे जो वेलोसिटी है बच्चों वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, तो वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, ये बात पक्की है। दूसरी बात है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हर हालत में सेंटर की ओर ही होगा, ये बात भी गारंटी है। तो जिसकी जिसकी गारंटी है पहले उसको दिखा दो। रही बात टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो बच्चे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, और टेंजेंट के अलॉन्ग तुम्हारे पास अब दो डायरेक्शन है, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन अब यहां पे तुम्हें थोड़ा सोचना होगा, जैसे कि यहां पे क्या सोचना होगा, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग, यानी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। तो किसी भी पार्टिकल की स्पीड कब बढ़ती है, आप तो ये मोशन इन वन डायमेंशन से ही जानते हो कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो जरूर बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। स्पीड जब घटती है जब वो उसके अपोजिट होता है। तो आप खुद सोच के देखो कि यहां पे AT किधर होना चाहिए, AT टेंजेंट के अलॉन्ग होना चाहिए, लेकिन टेंजेंट में ऊपर भी हो सकता था नीचे भी, लेकिन आप यहां सेलेक्ट करोगे ऊपर वाला डायरेक्शन। क्यों सेलेक्ट करोगे भाई, क्योंकि वेलोसिटी
की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ानी है आपको। तो हर जगह यही हो जाएगा, कहीं भी अगर देखें, इसी पॉइंट पे देखें तो ये वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के पैरेलल और सेंट्रीपिटल हो जाएगा सेंटर की ओर। आ रही है ना बात समझ में? लेकिन अब जबकि आपको नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल का चाहिए, तो पार्टिकल के पास एसी भी है, पार्टिकल के पास एसी भी है, और पार्टिकल के पास क्या है बच्चों, एटी भी है, और ये दोनों ही उसके कंपोनेंट की तरह काम करते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि ये एटी और एसी का रिजल्टेंट निकालना होगा, तब नेट एक्सेलरेशन आएगा, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बच्चों आपने वेक्टर में पढ़ रखा है कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है उन दोनों वेक्टर के बीच में ही कहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहां पे जो आपका नेट एक्सेलरेशन आएगा वो बीच में कहीं आएगा, है ना। तो देखो इस बारी जो नेट एक्सेलरेशन है वो एसी और एटी के रिजल्टेंट को बोलेंगे, और वो बीच में कहीं आएगा, और वो जो है वेलोसिटी के साथ 90 से कम का एंगल बनाएगा। एसी अभी भी वेलोसिटी के साथ 90 का एंगल बना रहा है, एटी वेलोसिटी के पैरेलल है, लेकिन नेट एक्सेलरेशन जो एंगल बनाएगा बच्चों, वो एंगल कुछ और होगा। तो मान लेते हैं उस एंगल को अल्फा, विच इज लेस देन 90। वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहली बात है यहां पे तुमको तो नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखना है। तो नेट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर होगी। कहोगे ऐसा क्यों? तो बहुत सिंपल है भाई, नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट है एटी और एसी का, उन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से जानते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 90 हो गया 0, तो सीधा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और उसके बाद आप अपना वैल्यू पुट कर सकते हो। तो नेट एक्सेलरेशन या सीधा एक्सेलरेशन बोलेंगे तो एटी की जगह अपना अल्फा इंटू आर पुट कर दो, एटी की वैल्यू अल्फा इंटू आर होती है, या सीधा डीवी बाई डी टी कर दो। और एसी का तो खैर दो वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर आर के टर्म में भी लिख सकते हो, इसके टर्म में भी लिख सकते हो, है ना। तो वो अगर मान लो वी स्क्वायर बाई आर को फिर से होल स्क्वायर करोगे तो वी का पावर 4 बाई आर स्क्वायर, पावर 4 क्यों हुआ समझ में आया ना। यहाँ एसी का स्क्वायर है तो वी स्क्वायर का हो जाएगा वी का पावर 4। लेकिन अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस एंगल को देखने में, अल्फा को देखने में, वो आराम से आ जाएगा। देखो कैसे, एटी, ये पहले एक यहां पे एक ट्रायंगल बनाओ। तो ऊपर हो गया बच्चों एटी, ऊपर हो गया एटी, और एसी को आपने पढ़ा है वेक्टर्स में कि किसी भी वेक्टर को किसी उसके पैरेलल उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये एटी है, यहां हमने एसी को पहुंचा दिया। अब देखो ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड। तो आपको बताया गया था जिन दो वेक्टर को ऐड करना हो उसमें से एक के टेल पे दूसरे के हेड को रख दो, और फिर एक तीसरा साइड बनाओ इस तरीके से कि उस तीसरे साइड का टेल एक के टेल के साथ जुड़ा हुआ हो और उसका हेड दूसरे के हेड के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो हो जाता है आपका रिजल्टेंट। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट, और ये एंगल हो गया आपका अल्फा। तो हालांकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप बहुत आराम से यहां पे tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज AC बाय बेस दैट इज AT लिख सकते हो, है ना बच्चों। तो इस तरीके से अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स AC अपॉन AT। तो ये ध्यान से देख लो, और यही अल्फा जो यहां बन रहा है, यही अल्फा तो आखिर v के साथ ही बना रहा है वो, क्योंकि v और AT का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वेलोसिटी के साथ यहां पे एक्सेलरेशन लेस देन 90 डिग्री एंगल बनाता है, और वो एंगल कितना होगा उसे दिया जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू AC अपॉन AT, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स AC अपॉन AT। तो वीडियो पॉज करो, इसको राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो, तो हम लोग इसको इधर लिख देते हैं एक स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट हम लोग लिख देते हैं यहां पे कि इन दिस केस एक्सेलरेशन मेक्स एन एंगल लेस देन 90 डिग्री
टू द वेलोसिटी, है ना, मेक्स एन एंगल लेस देन 90 डिग्री टू द वेलोसिटी। और वो एंगल हो गया बच्चों कितना, याद रखना इस फॉर्मूला को, tan इनवर्स AC अपॉन AT। ठीक है ना, AC का वैल्यू AT का वैल्यू दिया रहेगा तो आप अल्फा तुरंत निकाल लोगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे भी लिख लो बच्चों, जल्दी से लिख लिया आपने। चलो अब हम लोग देखते हैं कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 में अब क्या करेंगे, तो होगा तो नॉन यूनिफॉर्म बच्चों, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ये कैसा होगा, स्पीड बढ़ने वाला या स्पीड घटने वाला। तो ऑफ कोर्स स्पीड बढ़ने वाला तो हमने देख ही लिया है, ये मस्ट होगा स्पीड घटने वाला। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे सीधा, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म circular motion with decreasing speed। ठीक है, तो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, और उसकी स्पीड क्या हो रही होगी बच्चों, घट रही होगी विथ डिक्रीजिंग स्पीड। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बात ओमेगा के बारे में, तो क्या लिखोगे, ऑफ कोर्स वेरिएबल होगा, है ना, वेरिएबल होगा और घट रहा होगा। अल्फा के बारे में ऑफ कोर्स होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि ओमेगा बढ़े चाहे घटे उसका रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब उसमें चेंज आ रहा है तो रेट ऑफ चेंज तो नॉन जीरो होगा ही होगा। वेलोसिटी तो हमेशा की तरह वेरिएबल, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो हमेशा बदलता है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, वो भी घट रहा है। एरो हटा दो, स्पीड की बात करो, ऑफ कोर्स बदल रहा है और घट रहा है, यहां डिक्रीजिंग होगा। ठीक, उसके बाद AT की बात करते हैं, बस बात वही आ गई AT के बारे में भी, स्पीड को बढ़ाना हो या घटाना हो, दोनों ही हालात में आपको AT की जरूरत पड़ेगी, तो AT का वैल्यू यहां पे नॉन जीरो होगा। ठीक है, AC हमेशा की तरह नॉन जीरो, AC भी आपका क्या होगा, नॉन जीरो। आ रही है बात समझ में, तो AC भी आपका नॉन जीरो होगा। AT का वैल्यू आप अल्फा इंटू आर लिख सकते हो, या फिर dV/dt लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है वो। और इसका तो जानते ही हम लोग मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, v² या ω²r। बाकी इसका डायग्राम तो आपको बहुत कुछ अंदाजा अब लग गया होगा कि यहाँ क्या क्या करना अपने को। तो यहाँ पे करना क्या क्या है दोस्तों, वो देखो। सबसे पहली बात कि अगर एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं और पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे चलाते हैं, फिर देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो तो हमेशा की तरह टेंजेंट के लॉन्ग ही होगी। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट पे होगी, टेंजेंट के लॉन्ग। मान लो एंटी क्लॉक घूम रहा है तो वेलोसिटी हो गई इस तरीके से। और अगर कोई पूछे इस बारी AC किधर होगा, तो AC पे भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। AC मैंने आपको बोल रखा है हमेशा होता है और सेंटर की ओर होता है। इस एरो के इधर उधर पे मत जाना, ये एरो मेन वेक्टर को दिखा रहा है। सवाल ये है कि AT किधर होगा, ये तो सेंटर की ओर हो गया, देखो ये रेड कलर से मैंने दिखाया। AT किधर होगा, तो दोस्तों यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग स्पीड, स्पीड घट रही है। तो स्पीड घट रही है, स्पीड को घटाना है, तो जो घटाने वाला एक्सेलरेशन हो या बढ़ाने वाला हो, जो मैग्नीट्यूड को बदलने वाला एक्सेलरेशन है यानी टेंजेंशियल, तो जब बढ़ाने की बात आई थी तो वो वेलोसिटी के अलोंग था, तो जब घटाने की बात आएगी तो वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो बहुत आराम से आप दिखा सकते हो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस बार AT आपका होगा नीचे, और जो आपका नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, वो तो इन दोनों के रिजल्टेंट को बोलोगे।
तो भाई दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है उन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा। तो इस बार नेट एक्सेलरेशन ऐसे आया, है ना, देख रहे हो ना। तो पहली बात है, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो वो हमने पिछले केस में ही देख लिया था, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों वेक्टर के बीच में, AC और AT में के बीच में आज भी तो एंगल कितना है, 90 डिग्री का। लेकिन बच्चों, अब अगर कोई पूछता है कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ कितना एंगल होगा, तो तुम देख सकते हो कि इस बार ये एंगल ये होगा, ये ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाया है। तो ये मोर देन 90 है कि नहीं है। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहला केस में A और V के बीच 90 का एंगल था, क्योंकि A का रोल AC ही प्ले कर रहा था। दूसरा केस जो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, उसमें A और V के बीच का एंगल लेस देन 90 था, और ये देखो मोर देन 90। तो ये एंगल कैसे निकालें, ये एंगल अल्फा है, कैसे निकालें? तो एक काम करो, AT और A के बीच के एंगल को फाई मान लो, ये फाई निकाल लो। 180 में से टोटल एंगल 180, तो फाई प्लस अल्फा 180, तो अल्फा इक्वल्स टू 180 माइनस फाई। तो फाई निकाल लो। फाई कैसे निकालोगे? तो फाई निकालना तो बहुत आसान काम है। देखो ये AT नीचे है, ठीक, और AC को शिफ्ट करके इसके हेड पे डाल दो, ये हो गया आपका AC, ये हो गया आपका AC। तो जो रिजल्टेंट है वो हो गया A। तो फिर देखो ये ट्रायंगल बन गया आपका, है ना, ये ट्रायंगल बन गया आपका। तो ये अगर ट्रायंगल बन गया और ये एंगल ही आपका क्या है, फाई, ये एंगल आपका फाई। तो tan फाई इक्वल्स टू अभी भी क्या लिखोगे, AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AT। लेकिन ये जो फाई है ये एंगल है एक्सेलरेशन का AT के साथ। लेकिन हम लोग अगर चाहें कि एंगल बिटवीन A एंड V, एंगल बिटवीन A एंड V, तो A और V के बीच का एंगल तो अल्फा है, एंड दैट इज अल्फा। और अल्फा क्या हो जाएगा, 180 माइनस फाई। आप यहां से फाई निकाल लोगे, फाई की वैल्यू यहां पुट कर दोगे और ये अल्फा निकल के आ जाएगा। और एक बात आप क्लियर कट देख रहे हो कि अल्फा जो होगा, जो भी होगा, वो ग्रेटर देन 90 होगा। तो अगर आज से आपको कोई पूछे कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के नेट एक्सेलरेशन, या सीधा एक्सेलरेशन भी बोले तो इसी की बात हो रही है, याद रखना, या लीनियर एक्सेलरेशन बोल दे, या ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन बोल दे, तो अगर कोई पूछे कि सर्कुलर मोशन में, और ये नहीं बतावे कि सर्कुलर मोशन कौन सा है, सीधा बोले कि सर्कुलर मोशन में बताओ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना, तो तुम कह सकते हो इट मे बी 90 डिग्री, इट मे बी लेस देन 90 डिग्री, इट मे बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तुमको मैंने तीनों केसेस को यहां पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसे राइट डाउन कर लो।